अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। लेक्चर नंबर 5 के साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। तो कुछ स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट की थी कि सर 10 क्वेश्चन की बजाय क्वेश्चन की तादाद बढ़ाएं ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है फ़ायदा हो। तो आज मैंने डिसाइड किया है कि आज से मैं MCQs की जो है वीडियोस बनाऊंगा और इसमें आज इंशाल्लाह जो है हम 100 MCQs जो है अभी डिस्कस करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आने वाली इस तरह की तमाम वीडियो जो है आपको मिलती रहें। तो चलें दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। यहाँ से मैं लेक्चर ओपन करता हूँ। आज हम जो है इनको डिस्कस भी करेंगे साथ साथ। ये जी लेक्चर नंबर 5, इसमें मैंने क्वेश्चन ओपन कर लिया है। इसको मैं ज़रा जूम कर लेता हूँ ताकि आपको भी पढ़ने में आसानी रहे। पहला क्वेश्चन है कि एजुकेशन इज़ डिराइव्ड फ्राम अ लैटिन वर्ड। ठीक है, एजुकेट भी है, एडिस्योर भी है, एवोल्यूशन लर्निंग। ठीक है, एडिक्योर ये जो है लातीनी ज़ुबान का लफ्ज़ है, ये आपने याद रखना है। एजुकेशन जो है लातीनी ज़ुबान का जो लफ्ज़ है एडुकेयर, उससे जो निकला गया है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 है एडिक्योर मीन्स टू ड्रा आउट, टू गाइड, टू पॉइंट, टू हेल्प। मतलब एडिक्योर का जो है मतलब है वो क्या है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ड्रा आउट यानी किसी चीज़ को निकालना, अखज़ करना। क्वेश्चन नंबर 3 है एजुकेशन इज़ द क्रिएशन ऑफ ए साउंड माइंड इन अ साउंड बॉडी इज़ द सेइंग ऑफ। किसने कहा था कि साउंड माइंड में जो है साउंड माइंड होता है साउंड बॉडी में, ये हेल्थी जो जिस्म है उसके अंदर जो है सेहतमंद जिस्म में ही सेहतमंद दिमाग होता है। तो ये थ्योरी किसने पेश की थी? ये वाली थ्योरी अरिस्टोटल ने पेश की थी। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 5 है द बेस्ट डेफिनेशन ऑफ एजुकेशन इज़ दैट इट इज़ प्रिपरेशन फॉर लाइफ। दूसरा पॉइंट है गेटिंग नॉलेज। तीसरा पॉइंट है लर्निंग एंड लास्ट है ग्रोथ रिजल्टिंग फ्राम एक्सपीरियंसेस, यानी जो चीज़ हम अपने तजर्बात से हासिल करते हैं या हमारे नॉलेज में आती है तो वो क्या होती है? बेस्ट डेफिनेशन होती है किस चीज़ की? एजुकेशन की। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 5 है एजुकेशन अकॉर्डिंग टू द जॉन डेवे इज़, यानी जॉन डेवे का जो कॉन्सेप्ट है एजुकेशन के हवाले से वो क्या है? जॉन डेवे कहता है जी लर्निंग टू डू बाय डूइंग। ठीक है, मतलब कोई काम करके जो चीज़ हम इंसान सीखता है, मतलब प्रैक्टिस से जो चीज़ सीखता है वो क्या होता है? उसकी एजुकेशन होती है, उसका थीम था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द करेक्टरिस्टिक ऑफ एजुकेशन। इसमें से वो कहता है जी तालीम की जो है खूबी कौन सी नहीं है? लाइफ लॉन्ग एक्टिविटी बिल्कुल एजुकेशन है। फैक्चुअल अब्जॉर्प्शन, ठीक है, ये सिर्फ एक ऐसा पॉइंट है फैक्चुअल अब्जॉर्प्शन जो इसका पॉइंट नहीं है, जो इसकी खूबी नहीं है एजुकेशन की। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 7 है द बेसिक सोर्स ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स। जो हमारे तालीमी मकासद हैं उसका सबसे बेहतरीन सोर्स क्या है? ह्यूमन एक्सपीरियंस, यानी जो इंसान मुशाहिदा करता है, जो तजर्बात करता है। ठीक है जी, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 8 है अकॉर्डिंग टू करो एंड करो द पर्पज़ ऑफ फॉर्मल एजुकेशन इज़ टू। फॉर्मल एजुकेशन का क्या मतलब है? फॉर्मल एजुकेशन का जो मकसद है वो है मेक स्टूडेंट्स एक्टिव एंड कंस्ट्रक्टिव मेंबर ऑफ सोसाइटी। ठीक है जी। अब मैं आपको यहाँ पे क्लियर करूँ कि फार्मल और इनफॉर्मल एजुकेशन क्या होती है। फार्मल एजुकेशन होती है जो हम किसी इदारे में जाके हासिल करते हैं। ठीक है, यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, स्कूल में या मदरसे में, कहीं भी, ये होती है हमारी फार्मल। इनफॉर्मल एजुकेशन ऐसी होती है जो हम स्कूल के बाहर कहीं से भी कोई चीज़ सीखते हैं तो वो हमारी इनफॉर्मल एजुकेशन है। मिसाल के तौर पर बाहर कोई बंदा हमें किसी चीज़ के बारे में बताता है जो हमें पता नहीं होती तो हमारी क्या है? इनफॉर्मल एजुकेशन होती है। ठीक है जी। यहाँ पे उसने बात की है फार्मल एजुकेशन की, करो एंड करो ने, तो वो कहता है जी मेक स्टूडेंट्स एक्टिव एंड कंस्ट्रक्टिव मेंबर ऑफ सोसाइटी। यानी जो एजुकेशन का मकसद है वो किसी भी स्टूडेंट को जो है एक एक्टिव मेंबर और तामीरी मेंबर बनाना, किसी भी माशरे में जो अहम उसका किरदार हो। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 9 है डिटरमाइनिंग द एम ऑफ एजुकेशन इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ। तालीम के मकासद मालूम करना किसकी ज़िम्मेदारी है? पेरेंट्स की है, टीचर्स की है, स्टूडेंट्स की है, या सोसाइटी की है? सोसाइटी की है, क्योंकि सोसाइटी ही डिसाइड करेगा कि हमने कौन से ऑब्जेक्टिव यहाँ पर अपने इदारों में जो है इम्प्लीमेंट करने हैं जो हमारे मज़हब के साथ जिनका ताल्लुक़ हो। ठीक है, हमारी सकाफ़त से जो मुतसादिम ना हो। ठीक है जी, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 है द रियल गोल ऑफ एजुकेशन शुड बी। जो हकीकी मकसद है तालीम का वो क्या होना चाहिए? एक्वायरिंग स्किल्स, हैबिट्स एंड नॉलेज। सबसे जो रियल गोल है, मकसद है तालीम का वो क्या है? हमें
स्किल हो, महारत हो, ठीक है, और हमें नॉलेज भी हो। एक्वायरिंग स्किल, हैबिट्स एंड नॉलेज, ये 3 चीज़ें जो है हमें उससे अगर मिलती हैं तो हमारा रियल गोल है एजुकेशन का। क्वेश्चन नंबर 11 है एजुकेशन प्लान विद अ पर्टिकुलर एंड इन व्यू इज़, ठीक है जी। एजुकेशन प्लान विद अ पर्टिकुलर एंड, यानी ऐसी तालीम जिसका कोई एक मुनज़्ज़म इख्तिताम हो, उसको हम क्या कहेंगे, फॉर्मल एजुकेशन। यहाँ पे उसने फार्मल एजुकेशन की बात की है। जैसा कि स्कूल में क्या होता है, प्रॉपर एक निज़ाम होता है कि वो पहले पढ़ाते हैं और उनको पता होता है कि एंड पे हमने क्या करना है, एग्ज़ाम लेना है, ठीक है जी। इसी तरह आप देखें 12वें नंबर पे है नॉन फार्मल एजुकेशन हैज़। नॉन फार्मल एजुकेशन में क्या होता है, फ्लेक्सिबल रूल्स ऑफ एंट्री एंड एग्ज़िट। नॉन फार्मल जो एजुकेशन है उसकी कोई पाबंदी नहीं है, आप जहाँ फिर रहे हैं वहाँ से कोई आपने चीज़ आपके नॉलेज में आई है, ठीक है, ना उसका आपने इम्तिहान देना है, ठीक है, ना उसके बारे में आपसे किसी ने सवाल जवाब करना है, तो वो क्या है, एक जो है फ्लेक्सिबल, उसका कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं होते। जैसे हम स्कूल में जाते हैं तो वो कहते हैं जी आपने अगर तालीम हासिल करनी है तो आपको स्कूल पर टाइम पे आना पड़ेगा, क्लास में पढ़ना पड़ेगा, काम जो मिलेगा वो करके आना पड़ेगा, ठीक है जी। ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 12। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। 13 क्वेश्चन है फॉर्मल एजुकेशन हैज़ रिजिड रूल्स ऑफ एंट्री एंड एग्ज़िट, यानी उसके जो रूल्स होते हैं काफ़ी सख्त होते हैं, ठीक है, रूल्स जो हैं उसके सख्त होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि आपको टाइम टेबल को फॉलो करना पड़ता है, डेली जो है आपको लेक्चर लेने पड़ते हैं, डेली स्कूल या कॉलेज जाना पड़ता है, ठीक है, उसके जो रूल्स एंड रेगुलेशन है किसी भी इंस्टीट्यूट के वो आपको फॉलो करने पड़ते हैं। तो यानी रिजिड रूल होते हैं, सख्त किस्म के इसके मतलब रूल्स होते हैं, ठीक है जी। अच्छा जी, अब 14 क्वेश्चन है इनफॉर्मल एजुकेशन हैज़। इनफॉर्मल एजुकेशन हैज़ नो रूल्स ऑफ एंट्री एंड एग्जिट, उसके लिए कोई कानून जो है आपके ऊपर अप्लाई नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 15 है द एजुकेशन कन्फाइंड टू द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इज़, यानी वो तालीम जिसका दायरा कार से स्कूलों तक है, इदारों तक है, तो वो क्या होती है, फार्मल एजुकेशन होती है, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया है, ठीक है जी। एजुकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट मोस्टली बाई करस्पॉन्डेंस इन, यानी वो कहता है जी आसपास जो सराउंडिंग से इर्द गिर्द जो हमें तालीम हासिल करते हैं वो हमारी क्या है, इनफॉर्मल एजुकेशन है या नॉन फार्मल एजुकेशन भी उसको कह सकते हैं आप। एजुकेशन इज़ नॉट प्री प्लान्ड इन इनफॉर्मल एजुकेशन, वो कहता है जी जैसे स्कूल में होती है, पहले हमारा टाइम टेबल होता है, फिर सिलेबस डिफाइन होता है कि ये सिलेबस यहाँ से यहाँ तक हमने पढ़ना है, ये तो होता है फार्मल में, ठीक है। लेकिन इनफॉर्मल में कोई ख़ास किस्म का सिलेबस नहीं आपको दिया जाता, ठीक है। ज़रूरी नहीं होता कि आपने उसमें क्या पढ़नी, जो भी चीज़ आप के सामने आ जाती है, जो आपके जहन में नॉलेज में आ जाती है, तो वो आपकी तालीम बन जाती है, वो होती है इनफॉर्मल। अच्छा जी, प्री प्लान्ड उसकी कोई प्लानिंग नहीं होती। इनफॉर्मल एजुकेशन इज़ लाइफ लॉन्ग, इनफॉर्मल एजुकेशन ये एक इंसान पूरी ज़िंदगी सीखता है। फार्मल एजुकेशन की एक लिमिट होती है कि आप वहाँ तक जाके रुक जाते हैं, ठीक है, उसकी एक हद होती है। लेकिन जो इनफॉर्मल है वो माँ की गोद से लेकर कब्र जाने तक जो है वो जारी रहती है, कंटिन्यू रहती है, ठीक है जी। अच्छा जी, नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन है हमारा कि इनफॉर्मल एजुकेशन हो गया, व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ नॉन फार्मल एजुकेशन। नॉन फार्मल एजुकेशन का सबसे अहम पॉइंट क्या होता है, ठीक है जी, जो हम ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं जी। टीचर, स्टूडेंट, स्कूल, मीडिया यानी नॉन फार्मल एजुकेशन, हर वक्त जब हम स्कूल से वापस आते हैं तो हम घर में मीडिया न्यूज़ देखते हैं, न्यूज़ चैनल, ठीक है, उसमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, ठीक है, जितनी भी सोशल मीडिया है, तो उससे जो भी हम चीज़ सीखते हैं वो हमारी इनफॉर्मल एजुकेशन में आती है, ठीक है जी। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 20 है विच वन इज़ नॉट द सोर्स ऑफ फार्मल एजुकेशन। फार्मल एजुकेशन का सोर्स कौन सा नहीं है। फार्मल एजुकेशन का स्कूल भी होता है, ठीक है, लाइब्रेरी बिल्कुल होती है, वो भी उसका सोर्स है, म्यूज़ियम भी सोर्स है, बाद औक़ात म्यूज़ियम में मुख्तलिफ़ बुक्स रख जा स्टॉल लगा दिए जाते हैं, तो तारीख़ी किताबें वहाँ पे जाके पढ़ते हैं, वो भी फार्मल में आती है। लेकिन घर जो है, घर वो फार्मल नहीं है, घर में जो एजुकेशन होगी वो नॉन फार्मल होगी। इनफॉर्मल एजुकेशन इज़ प्लान्ड भी नहीं होती, सिस्टमैटिक भी नहीं होती, अरेंज्ड भी नहीं होती, इंसिडेंटल होती है, ठीक है, वो वाक़याती है, जहाँ पे आप बैठे हैं वहाँ के इर्द गिर्द के माहौल के हिसाब से जो भी चीज़ आप लर्न करें वो आपकी क्या है, नॉन फार्मल एजुकेशन है या इनफॉर्मल एजुकेशन है। फार्मल एजुकेशन हैज़ वेल डिफाइंड करिकुलम, सिस्टम, मेथड, अप्रोच। फार्मल एजुकेशन का एक जो है डिफाइंड किस्म का जो है करिकुलम होता है, वो उसी करिकुलम में रह के आपने वो पढ़ना होता है या इल्म हासिल करना होता है। अच्छा जी, इसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 23 विच इज़ नॉट द एलिमेंट ऑफ एजुकेशनल प्रोसेस। एम्स एजुकेशनल प्रोसेस का हिस्सा है, बिल्कुल है, करिकुलम भी है, एवेलुएशन भी है, मोटिवेशन। अब वो कहता है मोटिवेशन जो है
वो एजुकेशनल प्रोसेस का हिस्सा नहीं है, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है। एजुकेशनल प्रोसेस का हिस्सा नहीं है, लेकिन स्टूडेंट की पर्सनैलिटी के लिए, उसकी पर्सनल डेवलपमेंट के लिए मोटिवेशन ज़रूरी होती है। द सम ऑफ करिकुलर एंड को करिकुलर एक्टिविटीज़ इज़ एम, करिकुलम, पेडागोजी, समेटिव एवेलुएशन। ठीक है जी। वो कहते हैं जी निसाबी और गैर निसाबी सरगर्मियों का जो हमारा मजमूआ है उसको हम क्या कहते हैं, करिकुलम कहते हैं। ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 25, पेडागोजी इज़ कंसर्न्ड विद एम्स, कंटेंट, टीचिंग मेथड्स, एवेलुएशन। पेडागोजी का ताल्लुक जो है टीचिंग मेथड्स के साथ होता है, यानी जो टीचर आपको पढ़ा रहे हैं उनके जो स्टाइल है, लेक्चर मेथड है, ठीक है, या एक्टिविटी बेस है, ठीक है, या डेमोन्स्ट्रेशन मेथड है, कोई भी वो मेथड इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो सारे किस में आते हैं, पेडागोजी का इसमें आते हैं। ठीक है जी। अच्छा जी। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन हमारे पास 26, टू डिटरमाइन द वैल्यू और वर्थ ऑफ एनीथिंग। किसी भी चीज़ की कद्र मंजिलत को मालूम करना क्या कहलाता है, टीचिंग मेथड कहलाता है। ठीक है जी। अच्छा जी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 है, इन एजुकेशन प्रोसेस विच वन इज़ एवेलुएटेड। एजुकेशन प्रोसेस में हम किस चीज़ को एवेलुएट करते हैं, एम्स को बिल्कुल करते हैं, जो हमारे तालीमी मकासद हैं, कंटेंट को करते हैं, मेथड को एवेलुएट करते हैं, मतलब जो हमने गोल सेट किए थे क्या हमने वो अचीव किए हैं, जो कंटेंट पढ़ाया गया वो क्या बच्चों के लिए सही था या नहीं था, जो तरीक़ाकार पढ़ाने के इस्तेमाल किया वो सही था, यानी तमाम चीज़ें जो है हम उसमें एवेलुएट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, द लिटरल मीनिंग ऑफ फ़िलासफ़ी। फ़िलासफ़ी का जो लिटरल मीनिंग है वो क्या है। ठीक है जी। द लिटरल मीनिंग ऑफ फ़िलासफ़ी इज़ लव ऑफ विजडम, यानी जो हमारी अक्लमंदी है उसके साथ मोहब्बत जो है वो हमारा क्या है, लिटरल मीनिंग है फ़िलासफ़ी के। ये बहुत अहम सवाल है, अक्सर पेपर में आता है। इसी तरह नीचे एक सवाल है 29, एंग्जियोलॉजी इन फ़िलासफ़ी डील्स विद। एंग्जियोलॉजी का जो ताल्लुक़ है वो हमेशा वैल्यूज़ के साथ होता है। ये बहुत अहम क्वेश्चन है। 29, 30, 31, 32 और 33, ये 4-5 क्वेश्चन ऐसे, इनमें से हर दफ़ा कोई ना कोई पेपर में क्वेश्चन लाजमी आता है। अच्छा जी। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 31, ओंटोलॉजी। ओंटोलॉजी डील विद रियलिटी, इसका हकीकत के साथ ताल्लुक़ होता है। ठीक है जी। ओंटोलॉजी इज आल्सो कॉल्ड एज मेटाफिजिक्स। ओंटोलॉजी का दूसरा नाम क्या है, मेटाफिजिक्स है। मेटाफिजिक्स डील विद द नेचर ऑफ रियलिटी, क्योंकि ओंटोलॉजी का रियलिटी के साथ ताल्लुक़ है। ठीक है। ओंटोलॉजी का दूसरा नाम मेटाफिजिक्स है, तो मेटाफिजिक्स का ताल्लुक़ भी किस किस चीज़ के साथ होगा, रियलिटी के साथ। क्वेश्चन नंबर 34 है, इलेक्ट्रिसिज्म मीन्स बोरोइंग बिलीव्स फ्राम डिफरेंट फ़िलासफ़ी, यानी मुख्तलिफ़ फ़िलासफ़ी हैं। ठीक है जी। प्लेटो की है, अरिस्टोटल की है, जॉन डेवे की है, मुख्तलिफ़ जो फ़िलासफ़ीज़ हैं उनमें से अगर हम सबको इकट्ठा करके उनमें से मुख्तलिफ़ जो है मीन्स निकालते हैं, उनको उधार लेते हैं, तो वो क्या बनती हैं, डिफरेंट फ़िलासफ़ी, उसको हम कहते हैं इलेक्टिसिज्म। ठीक है जी। 35 क्वेश्चन है, एवरलास्टिंग रियलिटी इज़ फोकस्ड इन। जो लॉन्ग लाइफ रियलिटी है उसका ताल्लुक़ होता है पेरिनिलिज्म। ठीक है जी। फर्स्ट ऑप्शन पेरिनिलिज्म। क्वेश्चन नंबर 36 है, यूज़फुल कल्चर एंड स्केल इज़ एम्फिसाइज। यूज़फुल कल्चर और स्केल का जो जोर है किस में दिया जाता है, एम्फिसाइज, एसेंशियलिज्म में। ठीक है जी, एसेंशियलिज्म। क्वेश्चन नंबर 37 है, लाइफ इज़ कंटिन्यूअस चेंजिंग प्रोसेस इज़ द बेस्ट, पैरेललिज्म, एसेंशियलिज्म, प्रोग्रेसिविज्म। लाइफ इज़ कंटिन्यूअस चेंजिंग प्रोसेस, यानी अगर कोई ये कहता है कि ज़िंदगी जो है हर वक्त कंटिन्यू मुसलसल तब्दील होने वाला प्रोसेस है, तो हम ये कहेंगे ये किस में आएगा, प्रोग्रेसिविज्म, यानी तरक्की कर रहा है। ठीक है जी। 38 क्वेश्चन, रिफॉर्म्स आर नेसेसरी इन ऑल वर्क्स ऑफ लाइफ इज़ फोकस्ड इन, यानी ज़िंदगी के हर शोबे में जो रिफॉर्म्स हैं उसका जो है ताल्लुक किस चीज़ के साथ होता है, रिकन्स्ट्रक्शन, यानी किसी चीज़ को दोबारा से नए सिरे से तामीर करना। ठीक है, रिकन्स्ट्रक्ट। क्वेश्चन नंबर 39 है, स्टडी ऑफ ग्रेट बुक्स इज़ एट द कोर ऑफ पैरेललिज्म, एसेंशियलिज्म, प्रोग्रेसिविज्म एंड रिकन्स्ट्रक्शनिज्म। ठीक है जी। स्टडी ऑफ ग्रेट बुक्स, यानी जो अजीम किताबों हैं उनकी दिल के साथ, तवज्जो के साथ जो स्टडी है वो क्या कहलाती है, एसेंशियलिज्म के ज़ुमरे में आती है। ठीक है जी। अच्छा जी। इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 40 है, हु इज़ नॉट अमंग मेजर एक्सपोनेंट ऑफ पैरेललिज्म। वो कहते हैं जी इनमें से कौन है जो उनका एक्सपोनेंट या उनका आंसर नहीं है। बेंटॉक भी है, एडलर भी है, हटचिन्स भी है, बिल्कुल है, और जॉन डवे ऐसा बंदा है जो है इसके पैरेललिज्म के हक में नहीं है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 41 है, स्कूल शुड बी रन ऑन डेमोक्रेटिक लाइंस इज़ हेल्ड बाय। किसने कहा था कि स्कूल को डेमोक्रेटिक लाइंस पर जो है चलाना चाहिए, जो प्रोग्रेसिविज्म को सपोर्ट करने वाले थे उन्होंने कहा था कि स्कूल को जो है डेमोक्रेटिक लाइंस पर जो है फोकस करना चाहिए। एसेंशियलिस्ट्स स्ट्रेस ऑन
मेंटल डिसिप्लिन, इनोवेशन, चेंज, रिड्यूस नॉलेज। जो एसेंशियलिस्ट हैं वो मेंटल डिसिप्लिन यानी जहनी जो उसको हम कह सकते हैं कि नज़्म व ज़ब्त की तो तरवीज करते हैं या उसकी तरकीब देते हैं। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 43, अकॉर्डिंग टू विच एक्सपेरिमेंटल नॉलेज इज़ रियल। एक्सपेरिमेंटल नॉलेज किसके मुताबिक रियल होता है, हकीकी होता है, प्रोग्रेसिविज्म के जो मानने वाले हैं उनके नज़दीक। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 44 है, एथिक एंड एस्थेटिक्स आर कंपोनेंट्स ऑफ एंग्जियोलॉजी। ये दोनों जो है एंग्जियोलॉजी के कंपोनेंट्स हैं। 45 क्वेश्चन है, प्रोग्रेसिविस्ट जो है टीचर्स हैं पुट मोर एम्फिसाइज ऑन प्रैक्टिकल एजुकेशन। जो प्रोग्रेसिविस्ट टीचर्स हैं वो हमेशा प्रैक्टिकल वर्क के ऊपर जो है प्रैक्टिकल एजुकेशन के ऊपर जोर देते हैं। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 46 है, द करिकुलम विल बी चाइल्ड सेंटर्ड इफ़ टीचर इज़ प्रोग्रेसिविस्ट। अगर टीचर प्रोग्रेसिविस्ट होगा तो वो करिकुलम जो बनाएगा वो ऐसा बनाएगा जिसमें स्टूडेंट्स की दिलचस्पियों को जो है वो अपना जो है वो फोकस किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 है, लर्निंग शुड बी डायरेक्टली रिलेटेड टू द इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड अकॉर्डिंग टू। किसने कहा था कि जो लर्निंग है वो तलबा की दिलचस्पी के मुताबिक होनी चाहिए, तो वो भी किसने कहा था, प्रोग्रेसिविज्म जो नज़रिया है उन्होंने कहा था। एसेंशियलिस्ट वुड गेट देयर एम्स ऑफ एजुकेशन फ्राम, कहाँ से हासिल करते हैं, ग्रेड बुक से, स्टूडेंट्स इंटरेस्ट से, रीजन से, नई ट्रेडिशन से। वो कहाँ से हासिल करते हैं, एसेंशियलिस्ट ट्रेडिशन से। 49 क्वेश्चन है, एसेंशियलिस्ट फिलासफी ऑफ एजुकेशन इज़ कंटेंट एंड टीचर सेंटर्ड। जो एसेंशियलिस्ट हैं वो कंटेंट के ऊपर भी फोकस करते हैं और टीचर के ऊपर भी फोकस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है हमारे पास, एजुकेशन इज़ लाइफ इटसेल्फ नॉट अ प्रिपरेशन फॉर लाइफ अकॉर्डिंग टू। किसने कहा था कि तालीम जो है वो खुद ज़िंदगी है ना कि ज़िंदगी की तैयारी है। प्रोग्रेसिविज्म ने कहा था कि जो नज़रिया था उन्होंने कहा जी तालीम खुद जो है ज़िंदगी का नाम है ना कि ज़िंदगी को गुजारने का या ज़िंदगी की तैयारी का नाम। अकॉर्डिंग टू विच फिलासफी परमानेंस इज़ मोर रियल दैन चेंज। पैरनलिज्म में जो है फिलासफी परमानेंस इज़ मोर रियल दैन चेंज। जो यानी किसी चीज़ का मुस्तकिलपन है वो ज़्यादा जो है वो होता है, तो किसको में होता है, पैरनलिज्म में होता है। 52 है, पैरनलिज्म इज द एजुकेशनल फिलासफी ऑफ न्यू वैल्यूज़, ओल्ड वैल्यूज़, फ्यूचर वैल्यूज़, ओल्ड एंड न्यू वैल्यूज़। तो पैरनलिज्म का जो ताल्लुक है वो ओल्ड वैल्यूज़ जो पुरानी इकदार है उनके साथ है। क्वेश्चन नंबर 53 है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन कम फ्राम फिलासफी, साइकोलॉजी, करिकुलम एंड सोशियोलॉजी। तो ऑब्जेक्टिव जो एजुकेशन के वो कहाँ से आते हैं, वो कोई भी फिलासफी जो एजुकेशन फिलासफी वहाँ से आते हैं। ठीक है बेटा। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 53 है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन कम फ्राम फिलासफी, हमने कर लिया है। 54 है, सोशियोलॉजिकल एम्स ऑफ एजुकेशन इंक्लूड। जो सोशियोलॉजिकल एम्स हैं मकासद तालीम के वो किसके ऊपर होते हैं, कल्चरल ग्रोथ के ऊपर, स्किल्स के ऊपर, ड्यूटीफुलनेस के ऊपर, ये तमाम के जो हैं उसके सारे एम्स हैं। अच्छा जी, इसी तरह अब क्वेश्चन नंबर 55 है, द एप्लीकेशन ऑफ फिलासफी इन एजुकेशन में बी सिलेक्शन ऑफ कंटेंट, सिलेक्शन ऑफ मेथड, सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्टिव, सिलेक्शन ऑफ एवेलुएशन प्रोसीजर। तो इसमें जो बेस्ट ऑप्शन है वो है सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। क्वेश्चन नंबर 56 है, फिलासफी एंड एजुकेशन आर टू साइड्स ऑफ ए क्वीन अकॉर्डिंग टू। किसने कहा था फिलासफी और तालीम, फ़लसफ़ा और तालीम जो है एक ही सिक्के के दो रुख हैं, किसने कहा था, ये रॉस ने कहा था। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 57 है, an important question of philosophy is what is education, what is curriculum, what is curiosity। ठीक है, what is universe। तो जो फिलासफी का सबसे अहम सवाल है वो क्या है, what is universe। ठीक है जी। अच्छा जी, अब हम आ गए हैं 58 क्वेश्चन के ऊपर। 58 क्वेश्चन है, टू सीक ट्रूथ एंड रियलिटी इज़ द सब्जेक्ट, यानी सच्चाई और हकीकत को निकालना, मालूम करना, ये किसकी डोमेन में आता है, ये फ़िलासफ़ी के डोमेन में आता है। 59 क्वेश्चन है, एवरी सिस्टम ऑफ एजुकेशन इज़ बेस्ड ऑन। जो हमारे पास एजुकेशन का सिस्टम है उसका ताल्लुक किसके साथ होता है, आइडियालॉजी ऑफ नेशन। जो उस कौम की आइडियालॉजी होती है उसके साथ होता है, उससे मुतसादिम नहीं हो सकता। अच्छा बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 60, वर्ड फिलासफी इज़ ड्राइव्ड फ्राम अल्फ़ा एंड एम्फिया, फ़ेला एंड सोफिया। यानी फ़िलासफ़ी जो है दो वर्ड फ़ेला एंड सोफिया दो से का मुरक्कब है, उनसे मिलकर बना है। 61 क्वेश्चन है, एक्सपेक्टेड लाइफ आउटकम्स फ्राम एजुकेशन आर रेफरिंग एज। यानी जो एक्सपेक्टेड आउटकम्स हैं ज़िंदगी तालीम की वो क्या हैं, वो एम्स हैं हमारे, क्या हैं, एम्स हैं। बीइंग द साइंस ऑफ विजडम, फिलासफी एम्स एट सर्च फॉर एक्टिविटी, सर्च फॉर रियलिटी, सर्च फॉर प्रोबेबिलिटी, सर्च फॉर यूटिलिटी।
तो बीइंग द साइंस ऑफ विजडम फिलासफी एम्स एट द सर्च फॉर रियलिटी। द फर्स्ट हेड ऑफ देवबंद देवबंद मदरसे का जो पहला हेड है वो कौन सा? मौलाना मोहम्मद याकूब ननोतवी। ठीक है जी। 64 क्वेश्चन है, द देवबंद अकेडमी वाज टोटली पर्सनल, गवर्नमेंट, नॉन गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट? ये नॉन गवर्नमेंट थी। ठीक है जी। द देवबंद मूवमेंट यूज्ड करिकुलम रिवीजन एज मोटिव, नीड, एग्रीमेंट, इम्प्रूवमेंट। देवबंद मूवमेंट थी, उन्होंने जो है करिकुलम को बतौर मोटिव इस्तेमाल किया था। क्वेश्चन नंबर 66 है, द उलमा ऑफ देवबंद प्लेड अ वाइटल रोल इन स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। उन्होंने आज़ादी की जो तहरीक है उसके लिए बहुत कोशिश की थी। ठीक है जी। द देवबंद वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1817 में देवबंद का जो मदरसा है वो कायम किया गया। द स्लाइड फीचर्स ऑफ देवबंद मूवमेंट वाज रिवाइवल ऑफ रिलीजियस डिसिप्लिन, यानी मजहबी जो जज्बा है उसके रिवाइवल के लिए जो है उनकी मेन खूबी है। द देवबंद मूवमेंट इग्नोर्ड, उसने किस चीज़ को इग्नोर किया? साइंस को उन्होंने इग्नोर कर दिया, वो मानते ही नहीं थे साइंस को। ठीक है जी। MAO हाई स्कूल वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1875। MAO जो हाई स्कूल था, ठीक है, अलीगढ़ में, तो मोहम्मदन एजुकेशनल, ठीक है जी, जो भी इसका नाम था, तो वो ये 1875 में बना। MAO हाई स्कूल वाज गिवन द रैंक ऑफ कॉलेज। ये कॉलेज कब बना? 1877 में। 1875 में हाई स्कूल बना, ठीक है, और 1802 साल बाद जो है 1877 में जो है फिर ये कॉलेज का इसको दर्जा मिल गया। अच्छा जी, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 72 पे। साइंटिफिक सोसाइटी वाज एस्टेब्लिश्ड बाय, जो साइंटिफिक सोसाइटी का क़याम था वो किसने किया? सर सैयद अहमद ख़ान ने। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 73 है, MAO कॉलेज वाज एलिवेटेड टू अलीगढ़ यूनिवर्सिटी इन, उसको MAO कॉलेज को जो है उसके साथ इलाहा कर दिया गया अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के साथ 1920 में। द मेजर इम्पैक्ट ऑफ अलीगढ़ मूवमेंट वाज अ पॉलिटिकल ट्रेनिंग, यानी जो एक पॉलिटिकल सियासी ट्रेनिंग देने के लिए उसका जो है वो मेन मकसद है ना, उसका मकसद था। क्वेश्चन नंबर 75 है, द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ अलीगढ़ मूवमेंट वाज टू प्रमोट साइंटिफिक लुक, यानी साइंटिफिक लुक को जो है वो प्रमोट करना था। विच वन वाज नॉट अमंग द पर्पज ऑफ अलीगढ़ मूवमेंट, अलीगढ़ मूवमेंट का कौन सा मकसद नहीं था? टू प्रिपेयर मुस्लिम अगेंस्ट हिंदू, यानी मुसलमानों को हिंदुओं के खिलाफ भड़काना, ये उसका मकसद हरगिज़ नहीं था। क्वेश्चन नंबर 77 है, जामिया मिलिया इस्लामिया वाज एस्टेब्लिश्ड ऑन 1930। जामिया मिलिया इस्लामिया जो है उसका क़याम जो है 1930 में जो है वो मारद वजूद में आया। क्वेश्चन नंबर 78 है, जामिया मिलिया इस्लामिया वाज, ठीक है, एस्टेब्लिश्ड बाय, किसने बनाई? मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने। 79 है, इन जामिया मिलिया द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन वाज उर्दू। इन जामिया मिलिया द ट्रांसलेशन ऑफ होली कुरान वाज स्टार्ट एट स्टेज 1, यानी कुरान की जो तर्जमे के साथ पढ़ना है उसका उनका पहला स्टेज था, या उसको कहें पहला उनका मकसद यही था। क्वेश्चन नंबर 81 है, जामिया मिलिया कुड नॉट बिकेम पॉपुलर अमंग मुस्लिम ड्यू टू इट्स अपोजिशन टू द टू नेशन थ्योरी, ये मुसलमानों में मकबूल इसलिए ना हो सकी क्योंकि ये दो कौमी नज़रिए के खिलाफ थी। ठीक है। जामिया मिलिया एम्फसाइज्ड ऑन रिलीजियस एजुकेशन एंड साइंटिफिक एजुकेशन, इसका ये मजहबी तालीम के साथ भी इनका लगाव था और दूसरा साइंसी तालीम के साथ भी इनका लगाव था। अच्छा जी, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 82 है, जामिया मिलिया एम्फसाइज्ड ऑन, हो गया। 83 है, अंजुमन हिमायत इस्लाम वाज एस्टेब्लिश्ड इन लाहौर। अंजुमन हिमायत इस्लाम वाज एस्टेब्लिश्ड ऑन 1882। द फाउंडर ऑफ अंजुमन हिमायत इस्लाम वाज सर सैयद अहमद ख़ान, खलीफा हमीदुद्दीन, मौलाना शिबली नुमानी, अल्लामा इकबाल। तो इसके कौन थे फाउंडर? थे खलीफा हमीदुद्दीन। अच्छा जी, नदवतुल उलमा वाज एस्टेब्लिश्ड ऑन 1894, जो नदवतुल उलमा का इदारा था वो 1894 में वारद वजूद में आया। ये हमारा क्वेश्चन 86 हो गया। क्वेश्चन नंबर 87 है हमारा, नदवतुल उलमा वाज एस्टेब्लिश्ड इन लखनऊ, कहाँ में है ये? लखनऊ में। नदवतुल उलमा वाज एस्टेब्लिश्ड ऑन द इनिशिएटिव ऑफ, किसने इसका इनिशिएटिव? मौलाना शिबली नुमानी ने। ठीक है जी, नदवतुल उलमा का। द फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ नदवतुल उलमा वाज, कौन था? मौलाना मोहम्मद अली मंगेरी। ठीक है, मंगेरी जो है वो पहला जो इसका वो जो है वो क्या था? एडमिनिस्ट्रेटर था। एजुकेशन कॉन्फ्रेंस 1947 वाज हेल्ड इन कराची, 1947 में होने वाली तालीमी कॉन्फ्रेंस जो है वो कहाँ हुई? कराची में हुई। एजुकेशन कॉन्फ्रेंस 1947 वाज प्रेजाइडेड बाय फजलुर रहमान। ठीक है, ये मौलाना फजलुर रहमान नहीं है, और पहले वाला फजलुर रहमान था। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 92 है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन अंडर एजुकेशन कॉन्फ्रेंस 1947 वर, क्या थे उसके मकासद? कन्फर्मिटी विद द आइडियालॉजी ऑफ लाइफ, यानी जो भी हम तालीमी मकासद बनाएंगे उनका ताल्लुक इंसान की जो ज़िंदगी का नज़रिया उसके साथ होगा, इकनॉमिक डेवलपमेंट के साथ होगा,
करेक्टर फॉर्मेशन यानी उसके किरदार की तामीर के लिए होगा। ये सारे पॉइंट्स इसमें आएंगे। क्वेश्चन नंबर 93 है, अकॉर्डिंग टू द रिकमेंडेशंस ऑफ इंडियन एजुकेशन कमीशन गवर्नमेंट टुक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्राइमरी स्कूल, उन्होंने प्राइमरी स्कूल की जिम्मेदारी खुद ले ली। काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन वाज रिकमेंडेड टू एस्टेब्लिश अंडर एजुकेशन कॉन्फ्रेंस 1947। नेशनल एजुकेशन कमीशन 1954 वाज एस्टेब्लिश अंडर द हेडशिप ऑफ SM शरीफ, जो 1954 में कौमी तालीमी कमीशन बनाया गया था, वो उसकी सरबराह कौन थे? SM शरीफ थे। ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन अंडर नेशनल एजुकेशन कमीशन 1954 वर स्पिरिचुअल वैल्यूज़ यानी मजहबी, आइडियालॉजी ऑफ पाकिस्तान, डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअलिटी, ये तमाम उसके मेन थीम थे। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 97 है, टेक्स्ट बुक बोर्ड वाज रिकमेंडेड टू एस्टेब्लिश अंडर, जो टेक्स्ट बुक बोर्ड का क्याम है वो कौन से जो पॉलिसी के इसमें आया? तो वो आया नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1954 के जो है उसमें ये डिसाइड किया गया कि टेक्स्ट बुक बोर्ड बनाया जाए। अच्छा जी, इसके बाद है बेटा जी क्वेश्चन नंबर 98, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1970 वाज हेडेड बाई अब्दुल हफीज़ पीरज़ादा। 1970 की जो तालीमी पॉलिसी थी, कॉन्फ्रेंस थी, पॉलिसी थी, वो किसने प्रोजाइड की? अब्दुल हफीज़ पीरज़ादा ने। क्वेश्चन नंबर 99 है, प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन वर नेशनलाइज्ड अंडर, कौन सी तालीमी पॉलिसी के तहत प्राइवेट स्कूलों को जो है गवर्नमेंट के धारे में लाया गया? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1970। अंडर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1972 फ्री एजुकेशन वाज रिकमेंडेड अप टू क्लास 10। 1972 की पॉलिसी के मुताबिक 10वीं जमात तक जो है तालीम जो है वो मुफ्त करने की वो पॉलिसी बनाई गई। तो स्टूडेंट्स, ये थे आज के हमारे 100 क्वेश्चन। उम्मीद है कि आप लोगों को ये हमारी डिस्कशन पसंद आई। अगर पसंद आई है तो हमारी ये वीडियो लिंक इसका जो है आगे अपने दोस्तों को शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हम इसी तरह आपकी खिदमत जो है करते रहें। तो इसके साथ अपने टीचर मोहम्मद सलीम अख्तर को इजाज़त दीजिए। इजाज़त चाहता हूँ। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।